दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईपी क्लास में आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 16 जून को जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उससे कल हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे। उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए देखिए आपकी यूपी आर ओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो यूपी पीसीएस और आपका यूपीएससी सेम पैटर्न पर है, इसीलिए इसके प्रश्न भी उसमें पूछे जा सकते हैं आधार मानकर। ठीक है, तो पहले हम उनका जो 15 क्वेश्चन कल कराए थे पहले उनका रिवीजन करें, उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका हम आज करेंगे। ठीक, पहला हमने प्रश्न बताया था जब ज्वालामुखी फटता है ना तो उनमें से कौन कौन से तत्व निकलते हैं, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो याद रखना ज्वालामुखी उद्गार के समय इसमें जल खंडासन में मलबा निकलता है, फिर राख और धूल निकलती है। ठीक, फिर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है नाइट्रोजन यौगिक निकलते हैं और चौथा है सल्फर यौगिक निकलते हैं। ठीक, तो ये चार तत्व निकलते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जल खंडासमी मलबा, फिर आपका राख और धूल निकलता है, फिर नाइट्रोजन यौगिक निकलते हैं, फिर आपका सल्फर यौगिक निकलते हैं। क्लियर। अगला है कि विश्व के सबसे बड़े कोको उत्पादक एक ऐसा उत्पादक है, ऐसा पदार्थ है जो चॉकलेट बनाने में आपका और केक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं याद रखना, कोटे डी आइवर है और घाना है। अगर आप लोग होमवर्क करना चाहें तो आप देखें कि घाना की लोकेशन क्या है, कोटे डी आइवर की लोकेशन क्या है, क्या इनकी राजधानी है और यहाँ के कौन शासक हैं और किस अक्षांश में ये स्थित है। इतना सब कर लेंगे तो बहुत अच्छे तैयारी हो जाएगी। फिर अगला है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रभा में गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियां। कल हमने आपको बताया था गंगा से पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली तो पहली गोमती नदी है, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। याद रखना कहाँ, प्रयागराज की बात चल रही है। ठीक, पहले गोमती आएगी, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी आएगा। क्लियर। फिर अगली बात करते हैं उत्तरी समुद्री सीमा से। ऐसा है कुछ सागर है जैसे रेड सी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, तो इनमें इनके पड़ोसी देश जो हैं उनको पूछ लेता है कि किस देश से किस समुद्र की सीमा स्पर्श करती है, छूती है। तो अभी उत्तरी समुद्री पूछा गया था, उत्तरी समुद्र नॉर्थ अटलांटिक। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, कितने 4 ऑप्शन दे रखे थे, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, रूस। तो जर्मनी और नॉर्वे की इसमें इसको टच करता है लेकिन फिनलैंड और रूस टच नहीं करता है। अब आगे अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ रहा है फिनलैंड और रूस की सीमा किस समुद्र से स्पर्श करती है, तो ये आप लोग करेंगे। फिर अगला है भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात आए थे किस नदी पर और किस क्षेत्र में स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर है, मालवा के क्षेत्र में स्थित है। क्लियर। फिर दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात, ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। क्लियर। फिर अगला है गरशोप्पा, और इसे महात्मा गांधी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, महात्मा गांधी भी कहते हैं, याद रखना इसे महात्मा गांधी भी कहते हैं। ठीक, तो ये किस नदी पर है, साबरमती नदी पर। क्लियर। फिर अगला है कोरियोलिस बल क्या होता है, इसको हमने होमवर्क दिया था, आपने कर लिया होगा। यह पवन वेग के साथ, जब हवा चलती है तो उसके साथ ये क्या करता है, पवन वेग की वृद्धि के साथ ये बढ़ता है। कोरियोलिस बल क्या होता है, जैसे इतनी तेज हवा चल रही है तो ऐसे से चलता रहेगा और उसमें उसकी वायु की गति और बढ़ती जाएगी। फिर क्या है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, उन पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर बिल्कुल नहीं होता, याद रखना। फिर है प्रत्येक वर्ष 21 जून को, देखिए ये सबको पता है 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन क्वेश्चन देखो बनाया है प्रत्येक वर्ष 21 जून को किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य विद्यमान रहता है, मतलब 12 घंटे से अधिक सूर्य रहता है। तो वो कर्क रेखा पर रहता है, उत्तरी ध्रुव पर रहता है, उत्तरी ध्रुवी व्रत पर रहता है। ये कहाँ पड़ता है, आर्कटिक सागर में पड़ता है, याद रखना। फिर अगला है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि। नंबर 1 पे अमेजन बेसिन था लेकिन वो ऑप्शन नहीं था, मतलब वो उत्तर नहीं था। तो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ कौन सी है, कांगो बेसिन, याद रखना। अब कांगो बेसिन के बारे में अगर पूछेगा तो इसकी लोकेशन पूछ लेगा। फिर पैरासीटाइड स्पेसीज, ये कुछ प्रजातियां थी, बताया था इनमें कौन कौन सी शामिल है। तो इसमें कैराबिट बीटल्स आते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कांतर आता है, दीमक आता है, बर्र आता है। दीमक बर्र तो पता होगा आपको, इनके बारे में अगर आप देख लेंगे, गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर है मटर कुल फैमिली के, मटर कुल फैमिली में कौन कौन से आते हैं। अब इसमें मटर कुल पूछ लिया तो किसी में लहसुन, प्याज ये सब पूछ लेगा, लिलिएसी फैमिली पूछ लेगा। तो मूंगफली, कुल्थी, हॉर्स ग्राम इसे कहते हैं कुल्थी को, और सोयाबीन, ये सब मटर कुल फैमिली में आते हैं। फिर अगला है शिकाड़ा, मंडूक फुदक और ताल,
याद रखना, सिकाडा, मंडूक फुदक और ताल, ये विसर्पी है। ठीक, ये क्या है, विसर्पी कीट है, कीट पतंग है, याद रखना। ये चारों ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था कीट है या जंतु है। ठीक, तो ये कीट है या सरीसृप, तो इनका आंसर है कीट। तो ये तो हमने 15 आपको रिवीजन करा। तो आज इसके आगे प्रश्न है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल हमने 15 क्वेश्चन लगभग करवाए थे जो यूपीएससी 2024 का जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ था। उसके आगे के आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनके पक्के कंफर्म आंसर पता है, उनको हम आज करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है सिंह। सिंह मीन्स शेर। शेर की संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या पूछा गया था, देखिए, शेर या सिंह की कोई प्रजनन ऋतु नहीं होती, कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, वो कभी भी प्रजनन कर सकते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं। कौन, सिंह की बात हो रही है। ठीक, अधिकांश, और दूसरा पॉइंट था, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। चीता दहाड़ता नहीं है, ये दो उसमें विकल्प सही थे, तो केवल दो उसमें आंसर था। ठीक, तो पहला क्या है, प्रजनन ऋतु विशेष नहीं होती है सिंह की, और दूसरा है अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक अभियान आया था 100 मिलियन किसानों का, 100 मिलियन किसानों से संबंधित था। इसमें यह नेट शून्य कार्बन, यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति, सकारात्मक खाद और जल प्रणालियों की और संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है। क्या है भैया, याद रखना, यह नेट शून्य जीरो कार्बन प्रकृति, सकारात्मक खाद और जल प्रणालियों की और संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना। इसका लक्ष्य क्या है, किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना। तो यह नेट शून्य कार्बन का प्रकृति का एक क्या है, एक मंच तैयार किया गया। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है हाइड्रोजन द्वारा चालित, जो भी वाहन हाइड्रोजन द्वारा चल रहे हैं वर्तमान में, उनके फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला कौन सा पदार्थ है, याद रखना, इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला पदार्थ है वो जलवाष्प है। क्या है, जलवाष्प है, जो हाइड्रोजन द्वारा चालित वाहन है। क्लियर। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है संपार्श्वीकृत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया है, बहुत ही जबरदस्त है। संपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधित दायित्व किससे संबंधित है, मुद्रा बाजार से। किससे है, मुद्रा बाजार से। ठीक, मॉनेटरी मार्केट से। संपार्श्वीकृत उधार लेन देन किससे संबंधित है, मुद्रा बाजार से। अगला है कुल प्रजनन दर। अब प्रजनन दर की बात की, बहुत अच्छे इसमें ऑप्शन दे रखे थे, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हुए किसमें, इसमें बताया था कि 1000 पुरुषों पर बच्चों की जन्म रेट, उससे नहीं है। तो कुल प्रजनन दर का आप आशे लगाएंगे एक महिला की गर्भधारण आयु से, जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है उस आयु से अंत तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, उसकी औसत संख्या को क्या कहते हैं, कुल प्रजनन दर कहते हैं। क्लियर। एक महिला की गर्भ धारण आयु के अंत तक जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विषाक्त जातियां जो पॉइजनस स्पेसीज थी, उनमें तितली भी आती है, ये भी जहरीली में आती है, मत्स्य मछली भी आती है, मंडूक मेढक, ये तीनों क्या है, ये सब विषाक्त प्रजाति में आते हैं या विषाक्त स्पेसीज है। ठीक। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के देसी वृक्ष, उसमें पपीता काजू दे रखा था, रक्त चंदन दे रखा था, तो पपीता काजू नहीं है देसी इसका। ठीक, तो इसमें रक्त चंदन को भारत के देसी वृक्ष माना गया है। रक्त चंदन का निर्माण या जन्म कहाँ हुआ, भारत के अंदर हुआ, इसलिए इसको देसी वृक्ष माना गया, लेकिन काजू पपीता नहीं। अगला है नाइट्रिक ऑक्साइड से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, मानव शरीर में संश्लेषित होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मानव शरीर में संश्लेषित होता है, जो रक्तवाहिकाओं को विस्फारित करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है, इनमें इसका बहुत योगदान होता है। ठीक। फिर अगला है रेडार का नाम सुना, रेडार का उपयोग कहाँ किया जाता है भैया, बहुत जबरदस्त ऑप्शन दे रखे थे। ठीक, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, दूसरा है वर्षण का मॉनिटरन, दूसरा हो गया, पहला हो गया पशुओं के प्रवास पर नजर रखता है। अब ये आप देख लीजिएगा वर्षण क्या होता है। ठीक। फिर अगला है विमानों तथा विमान पत्तनों में जो यात्री होते हैं वो नारकोटिक्स कर लेते हैं, नशीले पदार्थों को ले जाते हैं, उन पर उनकी देख रेख के लिए क्या किया जाता है, रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक,
याद रखना। अगला है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पूछे गए थे, लेकिन अभी तक कोई 5वीं पीढ़ी का उसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा था। राफेल 4.5 जनरेशन का है, ठीक। मिग 4 जनरेशन का, 4G जनरेशन का है। तेजस एम के फर्स्ट 4.5 जनरेशन का है। तो राफेल 4.5, मिग 4G, तेजस एम के फर्स्ट 4.5 जनरेशन का, ठीक। तो ये हो गए आपके प्रश्न। एक बार फिर से देखते हैं। सिंह की क्या बात बताई हमने, प्रजनन ऋतु कोई नहीं होती विशेषकर, और अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। फिर अगला है 100 मिलियन किसानों के लिए क्या था, यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य है किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना। क्लियर। अगला है हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला पदार्थ क्या है, जलवाष्प है। क्लियर। संपार्श्वीकृत एक शब्द है उधार लेन देन संबंधी, जिसका संबंध है मुद्रा बाजार से। किससे, मुद्रा बाजार से। फिर कुल प्रजनन दर हमने बताई कब किस आधार पर निकाली जाती है, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं उसको, कुल प्रजनन दर कहते हैं। फिर है विषाक्त या जहरीली जातियां कौन कौन सी थी, तितली भी जहरीली होती है, मत्स्य मछली भी होती है, मंडूक मतलब मेढक भी होता है, ये तीनों जहरीली स्पेसीज हैं, ठीक। फिर है भारत के देसी वृक्ष को रक्त चंदन माना गया था, देसी वृक्ष, और काजू पपीता देसी वृक्ष नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने बता ही दिया, माध्यम शरीर में संश्लेषित होता है या रक्त वाहिकाओं में विस्फारित करता है, ठीक। फिर क्या है, रेडारों का उपयोग पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, नंबर 1। दूसरा है वर्षण का मॉनिटरिंग करना। 2, विमान तथा विमान यात्रियों द्वारा जो ले जाए जाते हैं नशीले पदार्थ, उन पर नजर रखना। 3, आज का अंतिम प्रश्न है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कौन से हैं। राफेल 4.5 जनरेशन का है, मिग 29 4G जनरेशन का है, तेजस एम के फर्स्ट 4.5 जनरेशन का है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम करा रहे हैं, 1-2 वीडियो और बनाएंगे, तो इससे आपको जो आने वाले एग्जाम है, जैसे आपका आरओ हो गया, ईपीपीसी, तो उससे बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।